हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कुछ प्रमुख प्रश्नों 4 प्रश्नों की जो है विस्तृत व्याख्या हमने की है। उसी प्रकार से जो है आगे के हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं एनसीईआरटी आधारित। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये जो है घनत्व की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे हम घनत्व की जो परिभाषा दी गई है, इसको हम सरल करके अपने शब्दों में घनत्व की सिंपल परिभाषा आपको बताते हैं, जिसको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसकी सबसे आसान परिभाषा है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन, लिखो सब लोग लिख लो, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एक घनत्व की परिभाषा है, इसको समझ लेंगे। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि इसका सूत्र नीचे लिख देंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात कि जो घनत्व होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कि किसी पदार्थ का अगर आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा, और द्रव्यमान अगर उसका बढ़ाया जाएगा तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। अर्थात कि यहाँ पे हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि कोई पदार्थ, हम यहाँ पे ले रहे हैं लोहा। लोहा भी एक पदार्थ ही है, लोहे का एक पदार्थ है, और इसके एकांक आयतन में, लोहे के एकांक आयतन अर्थात कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में, मान लीजिए एकांक आयतन इतनी दूर में कितने अणु हैं, अर्थात कि एकांक आयतन में कितना उसका द्रव्यमान निहित है, वही उसका घनत्व है। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई हम यहाँ पे द्रव ले लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, आप पानी ले लेते हैं। पानी जो होता है, अगर इतना एकांक आयतन उसका पानी लेंगे और उसमें हम द्रव्यमान को काउंट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसके एकांक आयतन में जो अगर अणुओं की संख्या यहाँ पे 10 निकली है, तो यहाँ पे इसकी अणुओं की संख्या जो होती है वो 8 ही रहेगी। कहने का मतलब होता है कि इसके एकांक आयतन में अणु ज़्यादा रहेंगे, इसके एकांक आयतन में अणु कम रहेंगे। अर्थात कि ये ज़्यादा ठोस है, ये कम ठोस है। पानी क्या है? पानी कम ठोस है, और जबकि जो लोहा है वो ज़्यादा ठोस है, क्योंकि इसके एकांक आयतन में इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसके एकांक आयतन में इसका द्रव्यमान कम है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर यहीं पे अगर कोई गैस ले लें, तो गैस में अगर 1 मीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया की बात अगर हम करें, यहाँ पे द्रव्यमान को काउंट करेंगे तो इसका द्रव्यमान तो बहुत कम है, नगण्य के बराबर, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कह सकते हैं कि जो गैस होती है, किसी भी जो गैस है, गैस का द्रव्यमान बहुत कम होता है या घनत्व बहुत कम होता है। द्रव का जो घनत्व होता है वो गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन जो ठोस होता है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो ज़्यादा भारी होती है। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न को यहाँ पे हमें पहचानना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका उत्तर इसमें दिया नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इसको, इस चीज़ को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है। तो पहले इसको हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा ठोस है। घनत्व उसी का ज़्यादा होगा जो ज़्यादा ठोस है। इसमें लोहा सबसे ज़्यादा ठोस है, तो 1 नंबर पे लोहा आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद लोहे से कम ठोस क्या है? इसमें चाक है। फिर लोहे से कम ठोस क्या है? चाक है। चाक से कम ठोस इसमें अगर देखा जाएगा तो शहद आएगा, गाढ़ा है। 3 नंबर पे क्या आएगा? शहद आएगा। शहद के पास बाद जो है 4 नंबर पर जो है वह जल आएगा। क्या आएगा? जल। जल मतलब पानी। पानी के बाद जो है इसमें 5 नंबर पर रुई आएगी। 5 नंबर पर क्या आएगा? रुई आएगी। रुई 5 नंबर पर रुई। फिर 6 नंबर पर चिमनी का
धुआं आएगा और 7 नंबर सबसे लास्ट में वायु आएगी। ये इसका अरेंजमेंट है कि 1 2 3 4 का 5 6 करके इसमें दिखाया जा गया है कि कौन कितना ठोस, कौन कितना कम ठोस, कौन किसका घनत्व ज़्यादा, किसका घनत्व कम। यहाँ पे जो है घनत्व ज़्यादा कम की श्रेणी यहाँ पे बना के दिखाई गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अगला है प्रश्न। इसमें विसरण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान और कम शब्दों में दी गई परिभाषा है, समझ लेना इसको, कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि जैसे हमने कोई इत्र की, इत्र मतलब सेंट होता है, कोई सेंट की बोतल ली, हम इसको क्या किए, ले जा कर के किसी एक बड़े से कमरे के एक कोने में इस बोतल को हमने खोल दिया। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि यह इसकी जो सुगंध होती है पूरे कमरे में फैल गई। अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है कि जो इत्र की बोतल थी, यह एक जो है बोतल थी, इसमें भरा हुआ इत्र था, वह एक पदार्थ था, और इसको खोलते ही इसमें पूरे जो है कमरे में भरी हुई जो गैस थी ये भी एक पदार्थ थी, उसके साथ क्या हुआ, ये मिक्स हो गया, मिक्सअप हो गया। तो एक पदार्थ से जो इसमें भरा गया लिक्विड पदार्थ था, इसमें इत्र, ये निकल करके पूरे दूसरे पदार्थ अर्थात कि गैस में जाके मिल गई। तो अर्थात कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना ही तो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नंबर, अगला प्रश्न है गलनांक किसे कहते हैं? तो वीडियो भाग 1 में भी इसको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी बता दे रहे हैं आप लोगों को जानकारी के लिए कि बहुत आसान परिभाषा है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक का मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस गलने लगता है, कोई ठोस क्या होता है, पदार्थ गलने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे कि जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ क्या होती है, ठोस होती है, और ठोस होती है, लेकिन अगर बर्फ़ को हम गर्म करना शुरू करें, इसको हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तक इसको क्या करें, गर्म करें, और उसके ऊपर जैसे ही इसको ऊपर लेके आएंगे, वो जो है क्या करो ना, गलना शुरू हो जाएगी। अर्थात कि बर्फ़ जो गलनांक होगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम, प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। कहने का मतलब कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे, वो उबलना शुरू कर दे। उबलना का मतलब होता है जैसे कि अगर हम किसी पतीले में, भगोने में पानी भर के इसको गैस पे रख के इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, तो जो पानी होता है यह जो है गर्म होना शुरू होगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री, 90 डिग्री, और जैसे ही पहुंचेगा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलना शुरू हो जाएगा। अर्थात कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, तो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। तो इसका पानी का क्वथनांक कितना होगा? पानी का क्वथनांक 100 हो जाएगा, क्योंकि इसी ताप पर इसको गर्म करने पर उबलना शुरू होगा। तो ऊपर ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हमने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए। यहाँ पे किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कोई पदार्थ अगर ठोस में द्रव बदल जाए, द्रव है तो गैस में बदल जाए, और गैस है तो द्रव बदल जाए, द्रव है तो ठोस में बदल जाए। मतलब कि उल्टा जो प्रक्रिया, सीधा प्रक्रिया जो होती है, मतलब कि ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, ठोस का फिर से द्रव में बदलना, ये सब जो अवस्था का परिवर्तन होता है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, ताप और दाब पर। किसी चीज़ को गर्म करेंगे, जैसे लोहे को अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, लगभग 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म कर दें, तो लोहा क्या होगा, पिघल जाएगा, वो द्रव बदल जाएगा। द्रव से उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो गैस बन सकता है। अर्थात कि ताप पर निर्भर करता है। चाहे अगर बर्फ़ है,
अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तब क्या है, बर्फ़ है, ठोस है। उसको ठंडा करना शुरू कर, गर्म करना शुरू कर दें, बर्फ़ को हीट करना शुरू कर दें तो जो है क्या हो, पिघल जाएगी। तो उसका अवस्था बदल करके ठोस से द्रव में बदल जाएगा। अर्थात कि जो है ताप से जो है कोई भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और उसी प्रकार से दाब भी है। यही ताप और दाब दोनों मिल करके किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्न को लेकर के। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न जो अभी तक हमने बताए हैं सिंपल वे में, इस समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हमें आगे भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम प्रश्नों को लेकर के आगे आएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है सभी को लाभ हो। सभी को जो है इस लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में जो ऑनलाइन क्लास शुरू की गई, सभी को इसका लाभ प्राप्त हो और आप लोगों की पढ़ाई जो होती है वो डिस्टर्ब ना हो। इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहें और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।